गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे द C4 पाथवे। जैसे हमने पढ़ाई की C3 पाथवे में, जिसमें आपका इनिशियल जो मोलिक्यूल्स होता है वो 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है। तो उसी तरीके से C4 प्लांट में जिसका 4 कार्बन मोलिक्यूल होता है। तो C4 पाथवे बेसिकली किन प्लांट में होगा? जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या है कि C4 प्लांट स्पेशल क्यों है? आपसे कई बार समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम C4 प्लांट को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं C3 प्लांट से। तो C4 प्लांट्स स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनमें एक तो लीफ एनाटॉमी की बात करें तो बेसिकली अगर लीव्स की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं, और जिनमें फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, लॉस ऑफ वाटर जो होता है कम होता है, और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो उनकी हाई होती है। ठीक है, अगर C4 प्लांट बात करें तो उसमें बेसिकली क्या होती है, 2 टाइप्स की, जैसे कि आपको बताया कि प्लांट के लीव्स सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। तो जो आपकी मेन साइकिल होती है वो किस में होती है? बंडल शीट सेल्स में होती है, जो बेसिकली क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और क्या होते हैं, इसको क्रैंस एनाटॉमी शो करते हैं। क्रैंस का मतलब ये कि रेत यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, अरेंजमेंट जो होती है सेल्स की बहुत ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वे हाई एनर्जी को भी क्या कर लेते हैं, टोलरेट कर लेते हैं, हाई लाइट को भी। बंडल शीट सेल में है सेवरल लेयर्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, दे आर करेक्ट बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल होती है, फिर गैसीय एक्सचेंज के लिए नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, इससे फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ईजिली नहीं होता। C4 प्लांट के एग्जाम्पल है मेज और सोरगम। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करें तो अगर आप C4 पाथवे जो होता है बेसिकली इसको हैथ स्लैक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, जो आपका रिस्पॉन्स करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर आपका क्या होता है, तो फर्स्ट क्या है, 2 टाइप्स के सेल्स है, जैसे कि बताया मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल। जो आपकी शुगर फॉर्मेशन होगी वो इसमें होगी बंडल शीट सेल्स में। इनिशियल मीजोफिल सेल है, उनके नीचे ही आपके बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनिशियल प्रोडक्ट जो होता है वो आपका मीजोफिल सेल्स में होता है। एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी कार्बोनेट की फॉर्म में, और फोस्फोइनोल पायरुवेट जो होगा, इन दोनों का क्या होगा, फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन होगा तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन मोलिक्यूल का OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें जो फिक्सेशन करेगा फोस्फोइनोल पायरुवेट की वो एंजाइम होगा पेप्केज यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो इसका फिक्सेशन कर देगा। फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्म करेगा मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। ये मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड फिर ट्रांसपोर्ट होंगे बंडल शीट सेल्स में। ठीक है, तो जो यहाँ पर है आपका रुबिस्को एंजाइम वर्क नहीं करता मीजोफिल सेल्स में, जो आपका रुबिस्को एंजाइम वर्क करेगा वो आपके बंडल शीट सेल्स में वर्क करेगा। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका C4 प्लांट में, जो C3 प्लांट में जो साइकिल होगी फोटोसिंथेसिस की वो मीजोफिल सेल्स में होती है। इसमें आपके मीजोफिल और बंडल शीट दोनों सेल्स होते हैं, जो कैल्विन साइकिल अकर करेगी वो आपकी बंडल शीट सेल्स में करेगी। C3 प्लांट्स में पेप्केज एंजाइम नहीं होता, C4 प्लांट्स में होता है। C3 प्लांट में जो होता है, जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो मीजोफिल सेल्स में वर्क करता है, जबकि C4 में ये कहाँ करेगा, बंडल शीट सेल्स में करेगा। इनिशियल जो प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन मोलिक्यूल का, तो इसमें 4 कार्बन मोलिक्यूल का हो गया। ठीक है, तो आगे क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया मैलिक एसिड और या फिर एस्पर्टिक एसिड, यहाँ इनका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन जब इनका होगा तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे और CO2 में। ये CO2 आपकी कहाँ चली जाएगी, कैल्विन साइकिल में चली जाएगी, जहाँ पे आपकी रुबिस्को एंजाइम वर्क करेगा। और यही कैल्विन साइकिल आपको पता है कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू आपका शुगर की फॉर्मेशन करेगी। अब ये PEP के ये ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीट सेल से फिर से मीजोफिल सेल्स में, यहाँ से फिर से क्या होगा, इसका रीजनरेशन का प्रोसेस होगा, ताकि क्या हो, आपकी साइकिल क्या हो, स्टॉप नहीं हो। तो ये आपका क्या था, हेड स्लैक पाथवे था। तो देखो अब आगे नेक्स्ट क्या है, फोटो रेस्पिरे। देखो C3 इन C4 प्लांट डजंट टेक प्लेस इन द मीजोफिल सेल बट इन द बंडल शीट सेल्स में, यानी कि जो कैल्विन साइकिल का जो पाथवे है वो आपकी मीजोफिल सेल्स में ना होकर बंडल शीट सेल्स में होती है। नेक्स्ट क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RUBP हो गया आपका, कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा, फर्स्ट मोलिक्यूल बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड M का। तो समटाइम्स बच्चों क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रुबिस्को एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि रुबिस्को एंजाइम का रोल बताओ।
तो रुबिस्को एंजाइम का रोल क्या है कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास एक्टिव साइट होती है किसके लिए, ताकि जहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन दोनों बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होती है, CO2 बाइंड करते हैं कि रुबिस्को हैज़ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, यानी कि CO2 को बाइंड करवाने की ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी देन। तो फिर ये क्या कहता है कि सेकंड क्या है कि एफिनिटी के बाइंड पे होता है, तो ये जो बाइंडिंग जो होता है एफिनिटी है कॉम्पिटिटिव होती है, जिसकी यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ये क्या करेगा, उसी के साथ ही रुबिस्को एंजाइम क्या बाइंड करेगा। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड CO2 डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल बी बाइंड टू द एंजाइम। तो ये आपका रोल हो गया रुबिस्को एंजाइम का, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हाई एफिनिटी है, ठीक है, दूसरा आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है यानी कि स्टार्च फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक फर्स्ट में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, रुबिस्को एंजाइम पे समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो C3 प्लांट में ऑक्सीजन बाइंड करता है रुबिस्को के साथ, CO2 का फिक्सेशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है। हेयर RUBP इंस्टेड कन्वर्टेड टू 2 molecules of PGA बाइंड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 molecule of phosphoglycerate एंड 1 molecule phosphoglycolate इन ए पाथवे कोल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट आपका 14 चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि 2 प्रोडक्ट किस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, शुगर के देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नोर द ATP की फॉर्मेशन नहीं होती फोटो रेस्पिरेटरी में। एज अ रिजल्ट कहते हैं CO2 रिलीज हो जाती है, उसका ATP का यूटिलाइजेशन हो जाता है। नो सिंथेसिस ऑफ देयरफॉर फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस होता है। C4 प्लांट जो होता है उनमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, क्यों, इसलिए नहीं होने की वजह से CO2 की कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा होती है। तो क्योंकि CO2 कहाँ रिलीज होती है, बंडल शीट सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में नहीं होती। तो रुबिस्को फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस चलता रहता है, फंक्शन एज कार्बोलक्स मिनिमाइज द ऑक्सीजनेस एक्टिविटीज़ को कम कर देता है, ठीक है। तो अब ये आपका नेक्स्ट है, इसको आप फिल कर लीजिए, इन क्वेश्चन के बेस पर फिल करिएगा कि भी किसकी किस चीज़ पर एफिनिटी है। नेक्स्ट आपका है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हमें पता है कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि भाई प्लांट के नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन क्या, लीव्स की मीजोफिल सेल्स है, बंडल शीट सेल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, इन पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन और वाटर, इन पे भी क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस डिफाइन करता है। तो जो ब्लैकमैन्स थे उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि इफ़ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड, कोई भी केमिकल यानी कि केमिकल प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का है वो एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट होता है, तो वो क्या करे, देन इट्स रेट विल बी, तब जो उसका रेट होता है ना वो किसके डिटरमाइन होता है, डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल, जो इसकी मिनिमल वैल्यू होती है, यानी कि मान लो 0.5 इसकी मिनिमल वैल्यू, इससे ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो जिसके नियरेस्ट वैल्यू के मिनिमल वैल्यू के पास होता है उसके फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस, यानी कि ये वो फैक्टर होगा जो डायरेक्टली आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करेगा इफ़ इट्स क्वांटिटी इज चेंज, अगर इसकी क्वांटिटी को हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि CO2, टेम्परेचर। अब देखो फर्स्ट क्या कहते हैं, लाइट का एक्सपोजर की बात करें, अगर आप लो कंसंट्रेशन की बात करें कि लो इंटेंसिटी की लाइट है तो आपको एक तरीके से इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ मान लो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है, मान लो लो है, लो पे आपका इस तरीके से स्टेट पाथवे मिलेगा, इसको इंटेंसिटी इसका ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे वह इंटेंसिटी लाइट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट अगर हाई इंटेंसिटी की बात करें, जब लाइट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि इतनी हाई इंटेंसिटी पर भी आपका फोटोसिंथेसिस क्या है, कांस्टेंट चलता रहेगा एक पॉइंट पे। मान लो 0 से यहाँ 0 है रेट ऑफ, यहाँ पे आपकी लाइट भी 0 है, फिर 1 1 1, ये लो इंटेंसिटी, जैसे मान लो 20 हो गया तो 20 हाई हो गई लाइट, तो 20 ही पे ही फोटो से ये स्टेशनरी हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो C3 और C4 प्लांट्स में क्या होगा, C4 प्लांट्स जो शो करते हैं, देखो दोनों क्या कहते हैं, CO2 कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट होती है। C4 प्लांट में कंसंट्रेशन जो होती है ज़्यादा होती है, C3 प्लांट में कम होती है। अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो C4 प्लांट शो सैचुरेशन जो होता है कार्बन का 360 मिली पर लीटर, वाइल C3 रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 कंसंट्रेशन सैचुरेशन का 450 पे, ठीक है। दस करंट अवेलेबिलिटी CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट।
इन फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड, C3 प्लांट के हायर CO2 कंसनट्रेशन को रिस्पॉन्स करते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी को शो करते हैं, जिसे ग्रीन हाउस क्रॉप्स जैसे कि टोमेटो हो गया, बेल पेपर हो गई एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें, जैसे कि हमें पता है कि जो C4 प्लांट है उनका टोलरेशन पॉइंट ज़्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन को शो करें, जबकि इनके लिमिटिंग होता है, लोअर टेम्परेचर पे ऑप्टिमम होता है। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस और डिफर प्लांट शो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे आर अडेप्टेड। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेट ऑप्टिमम द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। नेक्स्ट क्या है वाटर भी क्या होता है, एसेंशियल होता है फॉर लाइट रिएक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका वाटर है, आपने पढ़ा था ATP का सिंथेसिस का वाटर स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, हाइड्रोप्रोटॉन आयन बनेंगे, वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करेंगे। तो वाटर स्ट्रेस कोज द स्टोमेटा, अगर वाटर का स्ट्रेस हो जाता है तो क्या स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, जिससे कहते हैं CO2 की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बिसाइड वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, पत्तियाँ गिर जाती है क्योंकि पानी का रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है, दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। तो ये बेसिक फैक्टर्स थे जिन पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, इनको लर्न कीजिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर आपका 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।